हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे यूपीएससी एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस के अंदर। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्स यूपीएससी के थ्रू होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका मीनिंग ये है कि कौन कौन से जो नीचे दिए हुए ऑप्शन में है कितने सेक्टर ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं। तो पहला है स्वीपर वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मींस जो स्वीपर काम करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट होते हैं क्योंकि उनको कभी भी हटाया जा सकता है। दूसरा है हाउस होल्ड इंडस्ट्री विद 8 एम्प्लॉइज, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। रिक्शा पुलर, ये आप जानते ही हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। डोमेस्टिक सर्वेंट भी किसमें आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज के पार्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, ऑल द गिवन एम्प्लॉयमेंट्स आर अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जितने भी एम्प्लॉयमेंट के टाइप यहाँ पे दिए गए थे वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं। इवन द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कम अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं वो भी किसमें आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वो ऐसे सारे के सारे बिजनेस एंटरप्राइज वगैरह जहां पर लेस देन 10 वर्कर्स के आसपास काम कर रहे हैं, वो भी किसमें होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जिसको डिफाइन किसने किया है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCEUS। ये डिफाइन करता है कि कितने लोगों से के आसपास कोई इंडस्ट्री है, कोई उद्यम है जिसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स 10 से कम है तो वो हो सकता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। अगला है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा और क्या क्या चीज अनऑर्गेनाइज में आती है, फार्मर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क है, लेबरर्स है, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस। ये सारे सारे किसमें आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं और इनको किसी भी टाइम पे रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका अभी स्टार्ट किया हमने। दूसरा है, इन एन इकोनॉमी हेड काउंट रेशियो इज द मेजर ऑफ। हेड काउंट रेशियो किस चीज का मेजर होता है, तो हेड काउंट रेशियो जो होता है वो पॉवर्टी का मेजर होता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, हेड काउंट रेशियो किसका मेजर होता है, पॉवर्टी का। तो आइए अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका। When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, कहने का मीनिंग क्या है, जब पॉवर्टी या फिर पुअर लोगों का एस्टिमेशन किया जा रहा होता है, यानी आंकड़े लगाए जा रहे होते हैं या फिर काउंटिंग की जा रही होती है, तो वो प्रोपोर्शन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों का है उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेड काउंट रेशियो के नाम से जानते हैं। तो ये रिलेटेड है पॉवर्टी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सेकंड सेट है इसलिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एन इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो पहला है प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लोगों को बोला जाता है कि वो खुद अपने बेसिस पर ही, अपने लेवल पर ही पॉवर्टी को इंप्रूव करने का कोशिश करें, पॉवर्टी से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पॉवर्टी एलिवेशन में काम में आता है। अगला है, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन क्रॉप लोन। मींस क्रॉप पर दिए गए लोन पर सब्सिडी दी जाएगी कि इंटरेस्ट उनसे कम लिया जाए। तो ये भी ये डेफिनेटली हेल्प करेगा फार्मर्स को कि उनको कम लोन रिपे करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी जिससे कि पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प मिलेगी। अगला है, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से बेनिफिट ये होता है क्योंकि जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड करती है मॉनसून रेनफॉल पर, और अगर वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आया है या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस केस में इंश्योरेंस उनके लिए हेल्पफुल रहता है, तो ये भी सही है। अगला है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी करेक्ट है, अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा तो स्किल से एनहेंस होने की वजह से वो अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एड इन assessing credit and also provides a hedge against the poverty। hedge का मीनिंग होता है बाउंड्री वॉल बनाता है ये पॉवर्टी के लिए, यानी पॉवर्टी को रोकने का काम करता है। एग्जांपल दिया है कुडुम्बश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल इन केरला, यानी कुडुम्बश्री नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल बनाया हुआ है केरला के अंदर जो हेल्प कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर। अगला है, interest subsidy on crop loans help small and marginal farmers, they can access loans at cheaper rates, क्योंकि अगर सब्सिडी दी गई है इंटरेस्ट रेट पर तो लोन उनके लिए चीप हो जाएंगे। they are thus saved from the viscous cycle of money lenders
और वो एक जाल में फंसने से बच जाते हैं, इन लोगों के जाल में, मनी लेंडर के जाल में से फंसने से बच जाएंगे। एंड डेप्ट विच हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन, और क्योंकि उधार वगैरह कम होगा तो पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है फार्मिंग इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अ मॉनसून फेलियर में लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, टाइमली एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हेल्प टू कॉम्बैट दिस फॉर्म ऑफ एग्रेरियन पॉवर्टी। कहने का मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉवर्टी को दूर करने के लिए इंश्योरेंस जो किया जाता है वो काफी हेल्पफुल रहता है कई फैक्टर्स के साथ, तो ये भी इसमें पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करेगा। फोर्थ ऑप्शन है पुअर पीपल जनरली डू नॉट हैव क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स, एज अ रिजल्ट दे एंड अप इन हाई रिस्क एंड लो जॉब पेइंग जॉब्स, विद स्किल ट्रेनिंग दे हैव एक्सेस टू लाइवलीहुड ऑप्शन इन द फॉर्मल मार्केट। अगर उनके पास स्किल्स होगी तो उससे उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट से भी पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 40 लिखा हुआ है डेफिनेटली, तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये सेकंड सेट का क्वेश्चन है, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी कौन कौन सी कमिटीज ने पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन में हेल्प किया है, फिर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन का बनाया है कोई भी प्रोसीजर। तो पहला है वाई की अलग कमिटी, हाँ ये कमिटी बनी हुई थी। लक्कड़वाला कमिटी ये भी है। सुरेश तंगु कमिटी ये भी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए थी। नचिकेत मोर कमिटी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए नहीं थी, ये इंक्लूसिव एक तरीके से समावेशीकरण के लिए थी कि हर किसी के पास मनी की समावेशी चीजें आ जाए, उसके लिए है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव इकोनॉमी के लिए थी। तो ये 4th नंबर की नहीं है, बाकी 1 2 3 है। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 2 3 कहाँ दिया हुआ है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा इनकी डिटेल देख लेते हैं, कौन कौन सी कमेटी किसके लिए हेल्पफुल है। वाई के अलग कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, सुरेश तंगु कमेटी, रंगराजन एक्सपर्ट ग्रुप have been involved in defining poverty line in India। तो ये जो कमिटीज लिखी हुई हैं, वाई के अलग है, लक्कड़वाला कमेटी है, सुरेश तंगु कमेटी है, रंगराजन कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप है, ये सारी की सारी जो कमेटियां बनी थी वो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए ही बनाई गई थी। अपार्ट फ्रॉम देम, इनके अलावा दांडेकर एंड दत्त कमेटी एंड सक्सेना हैव आल्सो बीन इन्वॉल्व इन पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो रत्न दांडेकर कमेटी को बोलते हैं, और सक्सेना कमेटी ये भी किसमें हेल्पफुल है, पॉवर्टी एस्टिमेशन में इन्होंने काम किया था। तो अब इनका एक एक क्या डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं, कौन से ईयर में कौन सी कमेटी बनी है। तो अलग कमेटी 1979 में बनी है। इन 1979 टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, चेयर्ड बाय के अलग, जिसके जो चेयरमैन होते हैं उन्हीं के नाम पे वो कमेटी मानी जाती है, कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी कितनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है पर पर्सन। तो ये तो थी अलग कमेटी। दूसरी है लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी 1993 में लाई गई थी। इन 1993 एन एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू मेथोडोलॉजी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन चेयर्ड बाय डी.टी. लकड़वाला मेड द फॉलोइंग सजेशंस। अब यहाँ पे डी.टी. लकड़वाला ने कुछ सजेशंस दिए कि पॉवर्टी को कैसे हमको काउंट करना है, फिर एस्टिमेशन करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए थे। पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग होता है खर्चे कितना किया जा रहा है खाने पीने पर। शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरीज कंजम्पशन एज अर्लियर, जो कि पहले कैलोरी कंजम्पशन पहले काउंट किया जाता था, अब वहां पे बोला गया है कि कितना खर्चा किया जा रहा है कंजम्पशन पर। दूसरा है स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस, और अब बोला गया कि हर किसी स्टेट के लिए अलग अलग एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाएगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में महंगाई डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो पॉवर्टी लाइन में डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड दी शुड बी अपडेटेड यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। और कौन से बेसिस पर डिसाइड होगी ये जो बेसिस होगा उसका वो होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, जैसे बोलते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू। इन अर्बन एरियाज एंड, तो अर्बन एरियाज में तो ऐसे काम करेंगे किसके बेसिस पर, सीपीआई आईडब्ल्यू के बेसिस पर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में अगर वो काउंट करना है कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करनी है तो सीपीआई एएल होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर। थर्ड सजेशन जो उनका था ये था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्केलिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। और अब बोला गया कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इनके थ्रू जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जा रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अगली कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी आई थी 2009 में। इन 2005 अदर एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू मेथोडोलॉजी फॉर पॉवर्टी estimation chaired by Suresh Tendulkar was constituted by the Planning Commission to address the following three shortcomings of the previous methods। यहाँ पे कुछ methods दोबारा से implement किए गए, तो कौन कौन से हैं देखिए। Consumption pattern were linked to the 1973 to 74 poverty line basket, और यहाँ पे एक basket बनाया गया basically of goods and services whereas
there were significant changes in the consumption pattern of the poor since that time, which were not reflected in the poverty estimation. कहने का मीनिंग क्या था? 1973-74 के टाइम से लेके अभी तक के बारे में यहाँ पे बात की गई कि किस तरीके से पॉवर्टी में रिफ्लेक्ट चीजें नहीं हो पा रही हैं, जो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है पुअर के लिए, उनको भी पॉवर्टी एस्टिमेशन में काम में लेना चाहिए। सेकंड था, देयर वर इश्यूज विद द एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस फॉर इन्फ्लेशन बोथ स्पेशली अक्रॉस रीजन्स एंड टेम्पोरली अक्रॉस टाइम। यहाँ पे ये भी डिसाइड करना था कि जो इश्यूज हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस के, यानी प्राइस किस तरीके से डिसाइड करनी है, वो अक्रॉस रीजन और टाइम के अकॉर्डिंग, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग लिए जाने चाहिए, ना कि बहुत पुराने टाइम से के अकॉर्डिंग उनको काउंट करना चाहिए। Earlier poverty line assumed that health and education would be provided by the state and formulated poverty line accordingly. इसके अलावा बोला गया कि पॉवर्टी लाइन को अज्यूम करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय, यानी हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें पॉवर्टी लाइन डिसाइड हो। ऐसे कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे, हालांकि ये रिकमेंडेशंस थे, मानना ना मानना गवर्नमेंट के हाथों में होता है। फिर जो लास्ट दिया होता, नचिकेत मोर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड वे टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था नचिकेत मोर कमेटी को। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अकॉर्डिंग देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट। तो पहला है इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। क्या ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है? गलत है। दूसरा है इट असिस्ट पॉवर्टी एट द इंडिविजुअल लेवल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉवर्टी को असिस्ट किया जाता है वो इंडिविजुअल लेवल पे असिस्ट करते हैं। थर्ड है इट कंपेयर्स पॉवर्टी लेवल्स बोथ इन डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। तो नहीं, ये डेवलप्ड नेशंस के लिए काउंट नहीं करता, ये सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के लिए पॉवर्टी लेवल्स को बताता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो ओनली 2 इज राइट हियर। तो इसमें ऑप्शन भी सी है करेक्ट आंसर। अब डिस्कस कर लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स was developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative OPHI। तो इसको डेवलप करने वाला कौन है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP for inclusion in the UNDP's flagship human development report in 2010. It has been published in the HDR ever since। यानी कहने का मीनिंग क्या है, इसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई गई थी जो कि UNDP के अंदर आती है। सेकंड है द MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक्सेस द पॉवर्टी एट द इंडिविजुअल लेवल्स इफ समवन इज डिप्राइव्ड इन 1/3 और मोर ऑफ टोटल 10 वेटेज इंडिकेटर्स सी बिलो। कहने का मीनिंग क्या है, 10 पॉइंट डिसाइड किए गए, 10 में से अगर किसी को 1/3 भी नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या माना जाएगा? पुअर माना जाएगा। और उसमें बेसिकली तीन चीजें हैं मोस्टली। एक तो है हेल्थ, फिर है एजुकेशन और फिर है लिविंग स्टैंडर्ड। और हेल्थ में न्यूट्रिशन का लेवल, चाइल्ड की मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग का अटेंडेंस, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में 6 पॉइंट दिए हुए हैं। कुकिंग फ्यूल, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, एसिड्स। अगर किसी को 1/3 भी नहीं मिल पा तो पुअर माना जाएगा। फिर है थर्ड स्टेटमेंट, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंप्राइज द पॉवर्टी डाटा ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 1.5 बिलियन पीपल इन द 102 डेवलपिंग कंट्रीज आर करंटली कवर्ड बाय द MPI एंड अबाउट 29% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कहने का मीनिंग क्या है, उनकी 29% जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आती है। That is with at least 33% of the indicators reflecting acute deprivation in health, education and standard of living। कहने का मीनिंग क्या है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काउंट किया जाता है, और अगर किसी 33% भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, चीजें इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो पुअर माना जाएगा। अगला है द टर्म कुडुम्बश्री ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। यानी कुडुम्बश्री क्या चीज है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि भी ऊपर भी आया थे कुडुम्बश्री, तो आपको मालूम है वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की गई थी। तो ये है क्या, अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन केरला। ये इसका आंसर है, वुमेन ओरिएंटेशन कम्युनिटी है जो कि केरला में है। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुडुम्बश्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी based poverty reduction program being implemented in Kerala
in 1995 a thrift and credit society. thrift and credit का मीनिंग क्या होता है? छोटे छोटे लोन देने का काम करना, छोटी छोटी बचतों को जोड़ना। वो started as a small village banking saving bank for poor women in the objective of encourage saving. The thrift and credit society mobilized 1 crore as thrift saving, यानी छोटी छोटी सेविंग से उन्होंने 1 करोड़ के आसपास मनी इकट्ठी कर ली। These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and saving mobilization. कहने का मीनिंग क्या है? अगर इससे बहुत सारी छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस होंगी जो इतना ज्यादा अमाउंट इकट्ठा करके ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम कर रही हैं, तो एक तरीके से एशिया की बहुत बड़ी बैंक मान सकते हो आप इनको इनफॉर्मल फॉर्म में। इनफॉर्मल क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आरबीआई के अंदर अभी नहीं आती हैं, तो ये इनफॉर्मल है। आरबीआई की गाइडलाइंस जो प्रॉपर तरीके से होती है उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर एक तरीके से है बैंकिंग का, जहाँ पे कई सारे लोगों को हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू इकोनॉमी, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड एंड मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड आर मेथड यूज्ड टू मेजर। तो ये सारे जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है या फिर मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है, ये सारे पॉवर्टी रेशियो है। बेसिकली पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने में काम में आते हैं। तो ये हो गया पॉवर्टी रेशियो का। फिर अभी इसमें यहाँ पे पढ़ लेते हैं के बारे में क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो पॉवर्टी लाइन इज एसेंशियली अ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी से रिलेटेड चीजें होती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पीपल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू ascertain हाउ मेनी पीपल सर्वेड fall below that poverty line, और डिसाइड करते हैं कितने लोग poverty line से नीचे आते हैं। For this NSSO use the following method for collecting data। यहाँ पे कुछ डाटा कलेक्ट करने के तरीके हैं। तो है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, यहाँ पे बात की जाती है अक्रॉस 30 डे के आसपास कितना उन्होंने खर्च किया, ठीक, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। दूसरा है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, यहाँ पे बात की जाती है कि अंडर दिस मेथड डाटा ऑन 5 लेस फ्रीक्वेंट यूज्ड आइटम, जो कम 5 ऐसे आइटम जो कम यूज किए जाते हैं ओवर अ 1 ईयर पीरियड, while sticking to the 30 day recall for the rest of the item। जो कम यूज किए जाते हैं उनके लिए 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा, और जो रेगुलर यूज करते हैं उनको 30 डे का टाइम दिया जाता है। और इसमें कुछ कई सारी चीजें जो आप ऊपर रीडिंग करेंगे यहाँ पे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये है मिक्स रेफरेंस पीरियड। मिक्स में समझ लीजिए कि कम यूज आने वाली चीजें और ज्यादा यूज आने वाली चीजें दोनों को लिया गया है। अगला है मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड का मीनिंग क्या है? फॉर सम फूड आइटम्स इंस्टेड ऑफ 30 डे रिकॉल ओनली 7 डे रिकॉल इज कलेक्टेड। कहने का मीनिंग क्या है? 7 दिन में जो दोबारा से काम में आने वाली चीजें हैं वो कौन सी हैं, 30 डे में कौन कौन सी काम में आने वाली है, 1 ईयर में कौन कौन सी काम आने वाली है, उन सभी को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बेसिस एक तरीके से एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो वो आ गया मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के अंदर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए आपको 80 लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी ध्यान रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR के अंदर आता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वो बनाने वाला कौन है? UNDP। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सी चीज यहाँ पे उसमें काउंट की जाती है। तो क्या क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लिया जाता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लिया जाता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी लिया जाता है। बस यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा नहीं लिया जाता है। तो 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, तो 1 2 3 ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI by UNDP यूजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स है? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा है मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट एज 25 ईयर्स, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, ये हो गया। फिर है GNI पर कैपिटा। GNI पर कैपिटा का मीनिंग क्या होता है कि ये GDP जैसी चीजें नहीं है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम से है, जो कि पर कैपिटा कितनी होती है, तो ये इसमें काउंट किया जाता है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स टू कैलकुलेट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो है अननरिशमेंट, कितने बच्चे अननरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल नहीं पा रहा है। अगला है चाइल्ड की मॉर्टेलिटी, चाइल्ड की स्टनिंग, कि कितने एज के साथ कितनी लंबाई बढ़ रही है, कितने लंबाई होने के साथ कितना वेट है, तो इस तरह की चीजें इसमें काउंट की जाती हैं। बट मदर की मॉर्टेलिटी नहीं लेते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी नहीं काउंट की जाती है। तो 1 2 and 4 इज योर आंसर। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। अब देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्कोर्स आर बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स देते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मीनिंग होता है द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरीज इनटेक इज इनसफिशिएंट, यानी ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कैलोरीज
जो इनटेक है वो इनसफिशिएंट है। अगला है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मीनिंग कितना क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग इनका वेट कम है, उन्हें बोलेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टनिंग का मीनिंग क्या होता है कि हाइट एज के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ रही है, लो हाइट बढ़ती है एज के अकॉर्डिंग, तो इसमें माना जाता है चाइल्ड स्टनिंग के अंदर। अगला है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मीनिंग होता है द मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, यानी 5 ईयर्स तक, 5 सालों के अंदर में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इसे बोलेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी। और ये किसमें काउंट किया रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। तो ये था 19 यानी 9वें क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं 20 क्वेश्चन यानी लास्ट 10वें नंबर क्वेश्चन जो है आपका। तो इसमें पूछ रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सा फीचर यानी उनका स्लोगन या फिर मेन फोकस किस चीज पर था। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस था, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था, ये बिल्कुल सही है। अगला फिफ्थ 5 ईयर प्लान पॉवर्टी एलिवेशन में फोकस किया गया था, ये भी सही है। अगला है 11th 5 ईयर प्लान जो भी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सब लोगों ने देखा ही होगा, तो ये है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। ये तीनों ही सही हैं, तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देख लीजिए इनकी ईयर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1956 से 61। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब था, 1974 से 79। और 11th कब से कब तक था, 2007 से लेकर 2012 तक। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है किस पर फोकस किया गया था। तो महालनोबिस प्लान लाए गए थे सेकंड 5 ईयर प्लान में, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का स्लोगन भी दिया गया था इंदिरा गांधी के थ्रू, तो ये उस टाइम का है मेन। 11th प्लान के अंदर जो कि 7 से लेकर 12 तक का था, और इसमें बात की गई थी कि इकोनॉमी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की जाएगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाएगा, सभी का डेवलपमेंट एक साथ किया जाएगा, तो इस पर फोकस किया गया था। तो ये था 11th 5 ईयर प्लान। और अभी आपको ध्यान ही होगा कि 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया है, क्रिएट किया गया है नीति आयोग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे किसी ना किसी वीडियो में। तो ये था आज के सेगमेंट में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप, और कई सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डालेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।